Welcome again in 12th class economics, Indian economy, chapter 2nd, Indian economy 1950 to 1990. Dear student, in second part of the Indian economy 1950 to 1990, we discuss on the point of goals of the 5 year plans कि 5 ईयर प्लान के क्या क्या गोल्स होते हैं, उद्देश्य क्या है, क्या उनके एक टारगेट थे अंडर ऑफ द गोल्स ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी कंसीडर इन सेकेंड पार्ट we talking on the point of growth and under the growth refer increasing in the country capacity to produce of goods and services which affected to the GDP of any country, GNP of any country, PCI of any country, or others economic sectors affected by the terms of growth. Our third part topic is मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्न से बना हुआ मॉडर्नाइजेशन. इट मीन्स टू एडॉप्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, साइंस, आइडियाज which present in contemporary periods. आज वर्तमान समय में, वर्तमान परिदृश्य में जो भी विज्ञान, तकनीकी, ज्ञान, शिक्षा उपस्थित है उसको हमें एडाप्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन कहलाएगा. और इसके माध्यम से होगा क्या? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रोड्यूसर हैव टू एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, adopted new science terms and technique. For example, farmer can increase in the production or in output on agricultural activity by using of the न्यू टाइप ऑफ सीड्स. जैसा कि आपने पढ़ा है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, वो सीड्स जिसकी उत्पादन क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है. यूजिंग ऑफ द fertilizer, new types of equipment for the harvesting, threshing and irrigations. At this way, a farmer can increase their productions. As well as these concepts also apply in a industrial sector.
एक इंडस्ट्रियल, सपोज करें कोई एक सिंपल सा वो ले लें, द इंडस्ट्रीज विच वर्क आर प्रोड्यूस to any product, any goods, any on the behalf of traditional capital, then they always in back of the industry which adopt new technologies or which are based on new technologies. It means a country or industry which adopt new technologies, new inventions, new facilities, new instrument which present in modern periods, which present in contemporary periods. They helps in productions. They helps in growth. They helps in development of any country, any industries, or these are also apply in the reference of individual person. Our third goal or aim of 5 years plan is self-reliance. Self-reliance. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. जैसा कि भी 2 दिन पहले आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग टू द नेशंस, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आज हमें ज़रूरत है लोकल टू ओकल में कन्वर्ट करना। इट मीन्स हमें खुद को, हम सभी को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं। जैसे कोई आज चलाया, कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे बैग में पेन नहीं है, किसी से ले लेंगे। सपोज करिए वो भी यही सोच के आया हो, या उसके पास एक ही हो तो आपको देगा नहीं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर हों, सेल्फ रिलायंस हों। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन based on their self-reliance. All things, all types of resources which are used in any industries, they must to have, वो निश्चित आपके पास होना चाहिए, अपना ओन होना चाहिए, अपनी खुद की होनी चाहिए। ये दूसरे देश, दूसरे इंडस्ट्रीज से भरोसे नहीं रखिए। द फर्स्ट 5-year प्लान गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। पहली से लेके 7वीं पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट टू 7th 5-year प्लान्स गिव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म ऑफ द सेल्फ रिलायंस, विच मीन फ्रॉम फर्स्ट टू 7th 5-year प्लान। 7th का मतलब समझ रहे हैं? एनुअल प्लान स्टार्ट होने से पहले, मीन्स 1990 तक
जो लास्ट चैप्टर पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा 1990 तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा था किसका? टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्रीज। जब तक हमारे यहाँ लिबर्टी नहीं थी, लिबरलाइजेशन नहीं था, हम लिबरल नहीं थे। मीन्स जो फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, उस पे बहुत सारे बैरियर्स काम कर रहे थे। और जब वो बैरियर धीरे धीरे रिमूव हो गए, मीन्स रिमूविंग ऑफ बैरियर्स इन द ट्रेड एंड कॉमर्स कॉल टू द लिबरलाइजेशंस, उदारीकरण। तो पहली से 7वीं तक, फर्स्ट टू 7th 5-year प्लान, avoiding to the import of the goods and services from the other country. It means from 1st to 7th 5-year plan, our 5-year plan is based on the self-reliance. Self-reliance. हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्विटी। नाउ growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life, which people are living. A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. एक कंट्री है जो कि सब बहुत हाई ग्रोथ में रन कर रही है, उसके पास सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन वहाँ निवास करने वाले लोग जो हैं वो क्या हैं? बहुत गरीब हैं या गरीबी में रह रहे हैं। It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor section as well, instead of being enjoyed only by the rich. इसका मतलब हो गया कि जो भी एक कंट्री समृद्ध है, बहुत आर्थिक रूप से मजबूत है, उसके पास सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इक्विपमेंट हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो सीमित हैं, कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। These resources used are utilized only some sections of the society. तो ये अच्छी बात नहीं, वो उस सबसे अंतिम छोर पे बैठा, लास्ट और एंड पॉइंट। पीपल मस्ट टू बी यूज्ड ऑल द मॉडर्न रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज, तब तो कंट्री मामला समझ में आएगा कि वो डेवलप कंट्री होगी, आगे बढ़ रही है, अदरवाइज नहीं। Every Indian should be able to meet his or her basic needs. किसी भी राष्ट्र में सभी नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है कि वो कर्तव्य के रूप में कि वो औरों का रिसोर्सेज उसको उपलब्ध कराए, और मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपने बेसिक नीड को प्राप्त करे। मीन्स एवरी सिटीजन हैव टू liabilities,
What? Their duty to provide the basic need of the others, and poor section have right to achieve to their basic needs. Basic needs means food, clothes, decent house, education, health, अदर थिंग्स। ये सब चीज़ें क्या हैं? बेसिक नीड्स हैं। ये सभी सेक्शन के सभी पीपल्स के पास क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। देन दीज आर रेफर टू द सेंस ऑफ द इक्विटी। समूल समस्त को जो भी नीड्स है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न रिसोर्सेज है, वो उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारे 5 ईयर्स प्लान्स की क्या होती थी? एक गोल थी। अब हमारे कंट्री या किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। 3 सेक्शन मीन्स 3 सेक्टर में डिवाइड होते हैं। आपके लिए सेक्टर आसान लगेगा। क्या क्या? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्या? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी रेफर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शियरी रेफर टू द सर्विस सेक्टर आल्सो। हर एक सेक्टर का एवरी सेक्टर्स हैव देयर ओन रोल इन एनी कंट्री इकोनॉमी। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में समस्त सेक्टर का अपना अपना एक अहम रोल होता है, अपना अपना एक अहम इम्पोर्टेंस होता है। तो हमारे इंडिया में हम सबसे पहले थोड़ी सी इन तीनों सेक्टरों पे बात कर लें। तो आइए चलते हैं प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि हमारे यहाँ जो भी ब्रिटिश थे, कॉलोनियल रूल था, उस दौरान कोई इक्वलिटी नाम की चीज़ नहीं थी और न तो यहाँ पे समूलता देखी जा रही थी। जैसा कि आपने देखा था रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, मनसबदार, ज़मींदार, ब्रिटिश ऑफिसर्स, इन्हीं लोगों के पास जो भी तात्कालिक समय में उपलब्ध रिसोर्सेज थे वो सभी उपलब्ध थे। जो हमारे सामान्य देश के सामान्य लोग थे वो इन सभी रिसोर्सेज से क्या थे? वंचित थे। उनके पास ऐसी सुविधाएं थी नहीं। मीन्स यहाँ कहीं इक्विटी की बात नहीं की रहती थी ड्यूरेशन ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। पॉलिसी मेकर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया had to address these issues which they are through land reforms and the promoting to use of the HIV seeds which unseeded to revolution in Indian agriculture। आपने देखा था कि जो भी लैंड और एग्रीकल्चरल एरिया थी वो लैंड और एग्रीकल्चरल चाहे तो दीवान या मनसबदार के अंडर में था, जमींदार के अंडर में था, या फिर महलवार के अंदर में था या रैयतवार के अंदर में था। मीन्स
A mediator works between colonial government and peasant or farmers. किसानों और औपनिवेशिक सरकार के मध्य एक दूसरी कड़ी भी मौजूद होती थी और उसी के पास लैंड का पूरी जिम्मेदारी थी। आफ्टर ऑन द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, भारत के आज़ाद होने के उपरांत, अ लैंड सेंट्रलाइज टू द मनसबदार, जमींदार, रैयतवार, महालवार एक्सेट्रा means some peoples are rich in land owners. कुछ ही लोग जो जमीन के ओनर्स थे, बाकी लैंडलेस के रूप में थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने कुछ पॉलिसीज़ ड्राफ्ट की, कुछ पॉलिसीज़ बनाई और इसमें हमने वो पॉलिसी बेस्ड थी लैंड रिफॉर्म्स पे, भूमि सुधार से। मीन्स अंडर ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स द पॉलिसी वर्क्स इन द सेक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड टू द पीपल्स को लैंड को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। और इसके आधार पे सभी के पास जब लैंड हो जाएगा तो सब लोग अब एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए तैयार होंगे, वो सभी वहीं से प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, मॉडर्न सिस्टम एडॉप्ट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर मीन्स HIV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, manures, fertilizers and other instruments which based on the modern technologies. इसी संदर्भ में to promoting of the policy to distribution of agricultural land, a policy drafted by Indian government which known as the land ceiling. Means these are fixed to maximum size of land which could be owned by an individual peoples. इसके तहत हमने एक सीमा निश्चित किया कि एक व्यक्ति विशेष के पास अधिकांश या अधिक से अधिक कितनी ज़मीन हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा ज़मीन पर वो कब्जा किया है तो वो ज़मीन उससे गवर्नमेंट लेकर के एक्सेस वाली और लैंडलेस पीपल में क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दिस पॉलिसी नोन एज द लैंड सेलिंग एक्ट। द पर्पज ऑफ लैंड सेलिंग वाज रिड्यूस द कंसंट्रेशन, जो सेंट्रलाइज था, कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स, उसी को क्या करना था, रिमूव करना था। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट चेन मीन्स जो जमींदार थे, मनसबदार थे, गवर्नमेंट और पीजेंट के मध्यवर्ग थे, इस चेन को क्या करना, ख़त्म करना। तो ऐसी जमींदारी सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स वेयर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दीज स्टेट्स हैड गवर्नमेंट committed to the policy of land to the tiller. इन दो राज्यों में ये जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी थी वो काफ़ी हद तक क्या हुई, सक्सेस हुई। तो इस तरीके से
हमने एग्रीकल्चर में आर स्टार्टेड टू रिफॉर्मिंग सिस्टम इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसी के आगे जैसे हम चलते हैं 1960 के बाद तो आप देखेंगे कि एक नई चेंजिंग होने जा रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसको हम एक नया नाम देंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एग्रीकल्चरल के अलग सेक्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन किन किन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा अच्छी रही, किन किन रीजन में ये इसका प्रभाव था, इसका मास्टरमाइंड कौन था, कैसे डेवलप किया, कैसे इंक्रीज़ किया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, इन सब बातों पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।